Good morning, everybody. Today, I'm going to talk about supply with you. One of the very important topics in micro. हम लोगों ने डिमांड की डिस्कशन की. डिमांड हमें कंज्यूमर साइड समझाता है, सप्लाई हमें प्रोड्यूसर साइड समझाता है. मार्केट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों से चल रही है. मार्केट में हम कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग, बट इट इज नॉट सो. If consumer is the king, I would say supply is the queen. And they complement each other. So if I start with what exactly supply is, so supply मैं साथ साथ डिमांड से रिलेट करती हुई चलूंगी थोड़ा सा, क्योंकि आपका डिमांड भी रिवाइज होता जाएगा. Supply refers to the quantity of a commodity that a producer is willing to sell. See, the word there was consumer. In demand, we used to say that a consumer is willing to buy. Here I am saying producer is willing to sell at a given price. Everything else is same for a given period of time. डिमांड भी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट था. फ्लो कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? समथिंग जो एट अ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर्ड होता है ना. जैसे मैं आपसे बोलूँ माय इनकम इज 2000, तो एम आई अ रिच लेडी और अ पुअर लेडी? तो जब तक मैंने इस 2000 के साथ टाइम पीरियड नहीं लगाया, इट इज नॉट मेकिंग सेंस. इफ आई एम अर्निंग 2000 पर आवर, आई एम रिच. If I am earning 2000 per month, I am poor. So the moment time period changes, the meaning of the statement changes. तो ऐसे वेरिएबल जिनकी सेंस ही ना बने बिना टाइम पीरियड के, उन्हें हम बोलते हैं फ्लो. और जो फॉर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होते हैं कि आज की डेट में मेरे पास ये चीज इतनी है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक. जैसे आज की डेट में मेरा बैंक बैलेंस इतना, आज की डेट में मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है. तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, तो एक पर्टिकुलर टाइम. तो अगर आप देखेंगे इसमें क्या क्या वेरिएबल, क्या क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं. फर्स्ट इज क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी वो बेचने को तैयार है. सेकंड, विलिंगनेस. थर्ड, एट अ गिवन प्राइस. एंड फोर्थ, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. देन वी टॉक अबाउट सप्लाई वर्सेस स्टॉक. स्टॉक क्या होता है बच्चों? स्टॉक मीन्स कि आपके पास कोई चीज इन टोटलिटी कितनी है. ठीक है, आपके पास कोई चीज इन टोटलिटी कितनी है, ओवरऑल कितनी है, दैट इज योर स्टॉक. तो स्टॉक मीन्स टोटल अमाउंट जो सप्लायर के पास है. अब जरूरी थोड़े ना उसके पास जितना टोटल है वो सारा बेचना चाहेगा. उसमें से कुछ पार्ट वो सेल आउट करना चाहता है, दैट पार्ट इज सप्लाई. एक टीचर है, एक टीचर के पास 24 आवर्स है, बट वो 24 आवर्स तो नहीं पढ़ाना चाहती, राइट? वो 24 आवर्स तो नहीं पढ़ाना चाहती, राइट? तो अगर आउट ऑफ 24 आवर्स शी इज विलिंग टू टीच 6 आवर्स, तो 6 आवर्स उसकी सप्लाई है और 24 आवर्स उसका स्टॉक है. तो आई कैन से कि सप्लाई इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक. मान लेते हैं स्टॉक है ये पूरा बड़ा सर्कल, उसमें से सप्लाई है. तो दिस इज सप्लाई एंड दिस बिग सर्कल इज स्टॉक. सप्लाई कैन नेवर बी मोर देन स्टॉक. कोई टीचर 24 आवर्स से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता. अगर मेरे पास टोटल 500 चेयर्स हैं तो मैं उससे ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकती. सप्लाई कम हो सकती है स्टॉक से. तो सप्लाई कैन बी लेस देन स्टॉक, बट इट कैन नेवर बी मोर देन स्टॉक. इस टाइप से टीचर आपको ट्रू फॉल्स भी फ्रेम करके पूछ सकते हैं. सो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट. ओके, now let us come to next concept, individual versus market supply. In this, individual supply refers to supply of a good by one particular firm. एक पर्टिकुलर फर्म कितनी सप्लाई कर रही है वो इंडिविजुअल सप्लाई. लेकिन जितने आपके मार्केट में सप्लायर्स हैं वो सब मिलके ओवरऑल सप्लाई कितनी कर रहे हैं, दैट इज योर मार्केट सप्लाई. तो मार्केट सप्लाई इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. हम इसको एक शेड्यूल और डायग्राम से समझते हैं, तब हमें क्लैरिटी आएगी. आइसक्रीम का प्राइस जब $0 है तो ना बेन सप्लाई करना चाह रहे हैं ना जेरी, क्योंकि दोनों की मार्जिनल कॉस्ट तक रिकवर नहीं हो रही. $0.5 हुआ तब भी दोनों में से कोई भी सप्लाई करना नहीं चाह रहा. 1 रो हो गया, देन बेन इज विलिंग, क्योंकि हो सकता है उसका उतनी स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं होगी, उसकी कॉस्ट उतने में रिकवर हो रही होगी.
जेरी मार्केट में एंटर करता है जब 1.5 प्राइस मिलने लगा। तो ऐसे हम दोनों को एड ऑन करते जाएं तो हमें मिलेगी मार्केट सप्लाई ऑन द assumption कि देयर आर ओनली 2 sellers. Okay, graphically also you can see कि I am adding on Ben supply curve and Zeri's supply curve. So I am getting this one. Okay. Next comes, what are the factors affecting supply? No, determinants of supply are also called factors affecting supply. That means what are the factors on which supply depends, right? So the first factor which affects supply is price of the commodity itself. Price of the commodity itself means जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। क्यों? कंज्यूमर चाहता है मुझे हर चीज सस्ती से सस्ती मिल जाए, नो देना कुछ ना पड़े और मुझे इतना अच्छा स्टैंडर्ड मिल जाए कि पूछो मत। तो कंज्यूमर हमेशा हर चीज चीपेस्ट चाहता है। अब प्रोड्यूसर चाहता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का, कमोडिटी में गुड भी आ जाती है और सर्विस भी। तो ये कमोडिटी वर्ड इंक्लूड्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ठीक है। तो वो ये चाहता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले। तो प्राइस जितना ज्यादा होता है वो सप्लाई उतनी बढ़ा, प्राइस कम होता है वो सप्लाई करना नहीं चाहता, ठीक है ना। ऐसे समझो जैसे आपका ब्रदर आपसे डील कर रहा है कि यार प्लीज मेरा होमवर्क कर देना। तो इफ ही पेज यू कि हाँ 10 रुपीज दूंगा एंड प्लीज हेल्प मी इन डूइंग माई होमवर्क, अब 10 रुपीज के लिए यू आर नॉट बॉदर्ड कि मैं नहीं कर रही, नो या मैं नहीं कर रहा, राइट। एंड ही सेज कि मेरी गुल्लक में जितने पैसे हैं ना, वट एवर आई हैव सेव्ड सारा दे दूंगा, बस मेरा ये प्रोजेक्ट बनवा दे। एंड यू समवेयर नो कि उसकी गुल्लक में कम से कम 1500 तो है ही, बाकी पता नहीं बट इतना तो मिनिमम है। सो यू फील मोटिवेटेड कि ओके लेट मी हेल्प। तो जैसे आपका बिहेवियर है ऐसी सप्लायर का बिहेवियर। मनी इज अ बिग मोटिवेटर इन लाइफ। तो जैसी प्राइस बढ़ा, एज्यूमिंग की कॉस्ट उतनी रहेगी, एज्यूमिंग की इनपुट का प्राइस उतना ही रहेगा, तो हमने जो है सप्लाई बढ़ा दी। तो देखो इन आर कर्व जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारी 4 थी। जब प्राइस बढ़ के 6 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बढ़ के 15 हो गई। सॉरी, व्हेन प्राइस 15 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के 6 हो गई। हियर इट इज प्राइस, हियर इट इज क्वांटिटी। जब प्राइस कम होके 5 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड रिड्यूस होकर 2 हो गई। तो ये जो हो रहा है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। हाउएवर ये टॉपिक में भी बाद में लूंगी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज कॉल्ड दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कब बोलते हैं? जब एक्स बढ़े वाई भी बढ़े। जब भी दो वेरिएबल में ऐसा रिलेशन हो हम क्या बोलते हैं? दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। एक बढ़े दूसरा कम हो तो हम क्या बोलते हैं? दे आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है क्लास। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई इज चेंज इन कॉस्ट। अब मान लो कोई चीज मुझे कॉस्टली पड़ रही है, प्राइस उतना ही है, तो कॉस्टली पड़ रही है तो इन दैट केस मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना, है ना। तो अगर मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मैं वो चीज कम सप्लाई करूंगी। मेरा आई विल नॉट फील लाइक, फॉर एग्जांपल एक मैगजीन पब्लिशिंग कंपनी, तो वो देखती है कि अरे इम्पोर्टेड पेपर यूज कर रहे हैं हम, या इम्पोर्टेड पेपर हमें पहले से चीप मिलने लग गया, तो दे विल स्टार्ट सप्लाइंग मोर। तो जैसे ही हमें लगता है कॉस्ट हमारी कम हुई है, वी इंक्रीज द सप्लाई। हमें लगता है कॉस्ट हमारी डिक्रीज हुई है, वी इंक्रीज द सप्लाई। दिस हमें लगता है कॉस्ट हमारी इंक्रीज हुई है, वी डिक्रीज द सप्लाई। मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप। कॉस्ट इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, कॉस्ट डिक्रीजेस, supply increases. And see, price is same. At the very same price, producer is willing to sell more. There is no change in price. There is no change in price. Price is OQ only. At that very price, earlier he was supplying OQ unit. Now he is supplying OQ1 units. So at the very same price, supply is increasing. So here price is same. There is change in other factors. Okay. Which other factor? In this case, it is cost. They may say it indirectly. They may say it, price of input has decreased.
So when price of input has decreased, indirectly cost has decreased. If cost has decreased, profits have increased. That means supply will increase. Okay. On the other hand, if cost has increased, that means profit has decreased, because I'm assuming that you are not changing price. So if there is a higher profit, then you are willing to supply more. No? If there is lower profit, cost instead of decreased, cost has increased. If cost has increased, profit has decreased. In this case, you are willing to supply less. Next factor is change in production technology. If technology improves, you can produce better, you can produce more. Within same resources, you can produce more. अगर आपकी टेक्नोलॉजी बेटर हुई है, आपकी काम करने की, आपकी आउटपुट की, आपने कोई नई मशीनरी लॉन्च की है, आपने कोई नया प्लांट लॉन्च किया है, तो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है। जैसे आप देखो, ई रिक्शा में कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं? 6। बेटर टेक्नोलॉजी आई, मेट्रो, एक साथ कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं? तो सप्लाई बढ़ गई, है ना। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में भी काम आएगा, इंडियन इको में काम आएगा, आपको समझ आएगा। गवर्नमेंट बजट 12th में एक टॉपिक आता है, वहां आपको ये टॉपिक बहुत काम आएगा, और आपको एक्चुअली रियल लाइफ सिनेरियो समझ में आएगा गवर्नमेंट टैक्सेस सब्सिडीज लगाती किस हिसाब से और है क्या ये। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। टैक्स क्या होता है, पहले हम टैक्स और सब्सिडीज का मीनिंग ले लेते हैं। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, नो, आपकी मर्जी नहीं है पे करो या नहीं करो, नहीं करोगे देर आर इम्प्रिजनमेंट्स एंड देर आर पेनल्टीज, तो आपको करनी ही है। ठीक है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स देने हैं, इनकम पे अपनी डायरेक्ट टैक्स देने हैं, वेल्थ पे टैक्सेस देने हैं। तो टैक्सेस आर कंपल्सरी लीगल पेमेंट which you have to make to the government, in lieu of which no direct benefit is given। मतलब अगर मैंने टैक्स ज्यादा पे किया है तो ऐसा नहीं है सबसे पहले मेरे घर के आगे सड़क बनेगी, तो मुझे टैक्स पे करने का डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं मिलता, इनडायरेक्ट मिलता है, और वो सबको मिलता है। सड़कें बनती हैं तो नॉन टैक्स पेयर भी जाता है उसको, टैक्स पेयर भी जाता है, और यही वजह है लोग टैक्स पे करना नहीं चाहते। वो कहते हैं जो पे कर रहा है उसको भी वही बेनिफिट, जो नहीं पे कर रहा उसको भी यही बेनिफिट। तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, फिर काफी इश्यूज शुरू होते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। तो उस पर आप काफी डिटेल डिस्कशन आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। सब्सिडी क्या होती है? जब हमें लगता है कोई चीज बहुत महंगी पड़ रही है, आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम उस चीज पे सब्सिडी दे देते हैं। यानी मुझे उस चीज की कॉस्ट 100 रुपये पड़ रही थी तो मैं 100 का बेच रही थी, गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं 100 बहुत महंगा, आप इसको 80 का बेचो। मैं कहती हूँ सर मुझे कॉस्ट ही 100 पड़ रही है, तो गवर्नमेंट कहती है 20 रुपये मुझसे। तो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट हमें देती है। ठीक है, तो अब ये एक्ट कैसे करता है हम उसको समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स डिक्रीज कर दिया, पहला सिचुएशन लेती हूँ, टैक्स डिक्रीज कर दिया। टैक्स अगर डिक्रीज कर दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि मैं प्राइस तो कम करूंगी नहीं, मेरा प्राइस पहले जो है ₹10 था। ठीक है, कॉस्ट मेरी ₹6 थी और उसमें टैक्स 2 रुपये में गवर्नमेंट को दे दी थी, तो मेरे पास तो ₹2 ही बच रहे थे ना। गवर्नमेंट ने इसको 1.5 कर दिया टैक्स, तो मुझे कितने बचने शुरू हो गए? 2.5, क्योंकि मैं प्राइस तो भी 9.5 नहीं करूंगी टैक्स कम होने से। तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगी, बिकॉज आई एम मोटिवेटेड विद हाई प्रॉफिट्स, आई एम मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे दे तो भी यही बात है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, आई सप्लाई मोर। तो टैक्स के साथ कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स, टैक्स इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, टैक्स डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज। और सब्सिडी के साथ कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव। देखो हमेशा लर्न करने का रिलेशन को तरीका एक वर्ड में लर्न करो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सब्सिडीज इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, सब्सिडी डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। लाइक है, अब टैक्सेस अगर इंक्रीज हो गए तो सप्लाई विल डिक्रीज, या सब्सिडीज डिक्रीज हो गई सप्लाई विल डिक्रीज।
I hope it is very much clear to all of you. In case any doubts, you can write in comment box. Changes in climate. Climate जब change होता है, कई चीजें हैं, स्पेशली आपकी एग्रीकल्चरल गुड्स जिनकी सप्लाई क्लाइमेट पे डिपेंड करती है. तो जिस साल बम्पर क्रॉप हुआ उसकी सप्लाई बढ़ गई, जिस साल क्रॉप फेलियर हुआ उसकी सप्लाई कम हो गई. So they are natural goods. They are dependent on climatic conditions. Okay. Price of other goods. देखो हमने डिमांड में किया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स होते थे आपके सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है. सब्स्टिट्यूट माना विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सैटिस्फाई अ गिवन वांट. जैसे स्कूल्स में एक वर्ड यूज होता है सब्स्टिट्यूशन पीरियड, कि एक टीचर एब्सेंट है, चलो उसको ऑल्टरनेट भेज दो, राइट. और कॉम्प्लीमेंट्री विच आर यूज टुगेदर टू सैटिस्फाई अ गिवन वांट. सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव रिलेशन था, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नेगेटिव. नटशेल में मैं रिमाइंड करा रही हूँ. अदर गुड्स क्या है? अदर गुड्स आर दोज गुड्स which can be produced using same resource. ठीक है. मेरे पास मान लीजिए एक खेत है, एक मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड. मैं उस पर वीट भी ग्रो कर सकती हूँ, बार्ले. अगर बार्ले का प्राइस बढ़ गया तो मैं बार्ले ग्रो करूंगी, तो वीट की सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी. और अगर बार्ले का प्राइस कम हो गया तो मैं वीट ग्रो करूंगी, वीट की सप्लाई बढ़ जाएगी, बार्ले की कम हो जाएगी. आपके पास एक फ्लैट है, आप उस फ्लैट में जो है मे बी यू कैन रन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो एंड यू कैन गिव इट ऑन रेंट ऑल्सो. अब रेंट आजकल बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो अब कोचिंग नहीं चलाएंगे, सप्लाई किसकी बढ़ेगी? रेंट की. तो कोचिंग की सप्लाई कम हो गई, रेंट वाले की सप्लाई, रेंटल बिल्डिंग्स की सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि आप कमिटेड किसी चीज को नहीं हो एक्सेप्ट मनी. इकोनॉमिक्स ये मान के चलती है कि कंज्यूमर इज मोस्ट कमिटेड टू मनी. सबसे ज्यादा यूटिलिटी को कंपेयर कर रहा है, और यूटिलिटी को कहीं ना कहीं हम मॉनेटरी टर्म्स में ले, राइट. द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट. अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ गए, इफ देयर आर मोर प्रोड्यूसर्स, कि जैसे अभी ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल पहले सिर्फ MTNL के फोन आया करते थे, तो हम लोग बचपन में जो है देखते थे कि अगर हमने फोन के लिए अप्लाई किए 3-3 साल लग जाते थे फोन कनेक्शन आने में. लेकिन जैसे जैसे न्यू सप्लायर्स आए तो सप्लाई बढ़ गई, और आज की डेट में आप जाइए विद इन 1-2 आवर्स आपकी सिम एक्टिव हो जाती है. तो सप्लाई इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, एंड सप्लाई डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स. कोई चीज कम लोग बनाएंगे तो उसकी सप्लाई कम होगी, कोई चीज ज्यादा लोग बनाएंगे तो उसकी सप्लाई ज्यादा होगी. नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स कि कोई भी चीज है जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है. दैट इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन between price and quantity supplied. More will be the price, more will be the quantity supplied, less will be the price, less will be the quantity supplied. Okay. So the basic law of supply is that as the price of a commodity rises, so producers expand their supply. तो इसी चीज को जब हम एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट सप्लाई कर्व. तो सप्लाई कर्व में हम ये अज्यूम करते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, फॉर द टाइम बीइंग चेंज होगा तो सिर्फ प्राइस चेंज होगा, और जब प्राइस चेंज होता है वी मूव अलोंग अ सप्लाई कर्व. इसी सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई को जब हम टेबुलरली प्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट सप्लाई शेड्यूल. तो सप्लाई शेड्यूल में वी अज्यूम दिस प्राइस एंड दिस क्वांटिटी. So if I look at my curve, when price was OP1, my quantity supplied was OQ2. My price rose to OP3, my quantity supplied rose to OQ3. My price fell down to OP1, my quantity supplied fell down to OQ1. So this movement is called contraction in supply because supply is falling, and this movement is called, this upward movement, this is called expansion in supply because my quantity supplied is rising. And when they are taken together, we call it movement along the supply curve.
So if teacher is asking you to write about law of supply, you will write about statement. First you will give the statement, then you will give supply curve, then you will give supply schedule, and then you will elaborate like this. Okay. Now, why does law of supply work? This is not there in class 11 syllabus, but you should know it. Why you should know it? Because these days you have to qualify for university examinations, entrance examinations. So you should study little extra. Okay. So reasons behind law of supply is, first is profit motive. When your price is rising, that means you can earn more. Higher price means higher profits. Higher profits attract you to supply more. Okay. If somebody tells me write a book for me and I will pay you rupees 100 per page, I'm not a typist. I have no motivation to work for such a fellow. But when I'm writing a book and it is going to be sold at a global level, like you might have seen my book on Amazon, The Ghost of Economics, right? And it is, I'm getting a royalty income out of it. So it is my lifetime income. So that motivates me to write more books. So when you are paid higher, you are ready to supply more. You are willing to supply more. Second is production and cost. When output expands, I will be making another video for you on the topic production function. And we shall see that as we expand output, our per unit cost start decreasing. And sometimes it starts increasing. So if cost is increasing at a higher output, I need extra price to produce more. So depending on which stage of production I am, production and cost also justify that I will be willing to produce more only if I will get a higher price. New entrants also get attracted when we see that, okay, in this particular business, there is too much profit. So they feel attracted and they want to join the market. Exceptions to the law of supply. Sometimes law of supply is not active. It is also not there in class 11 syllabus. Okay. Backward bending labor supply curve. The rise in my CA students, they can refer to this video. This is all there in your syllabus. Backward bending labor supply curve. This says that the rise in the price of a good or service sometimes lead to fall in its supply. See, I take examples, then you will understand what happens. When wage rate increases, you are ready to work more. But there comes a point when you are earning enough money. Now, after that, your your free time, your leisure time becomes more important to you. So you are willing to supply less now. Imagine that you are a chartered accountant now. You are already taking a package of 2.5 lakh. Now there is the person in your neighborhood, he says, Ki bhaiya, once you come back from office, or Didi, once you come back from office, please teach me for 1 hour. You are unwilling. Why? Because you are already earning a good handsome amount and you are unwilling to spare your leisure time anymore. Now you want some time for your own self, you want to sleep, you want to relax, you want to be with your family or whatever, but you don't want to work anymore. Another exception is future expectations. Sometimes prices are rising, like especially suppose in case of shares, prices are rising, but you are not supplying more. You are expecting they will rise still further and you are waiting that when they will rise more, then I will sell. Maybe in case of gold also, maybe in case of property also. You are seeing that prices are rising, but you are unwilling to supply more in an expectation that it will rise further. Similarly, some products price are falling, but producer is in need of cash. So even if prices are falling, he is ready to supply more because he needs immediate cash. Sometimes if you talk of supply of savings, देखो सेविंग यानी आप अपने पैसे जोड़ रहे हो, तो एक तरह से सप्लाई ऑफ मनी आप इकोनॉमिक्स के एंगल से समझो, ठीक है. सप्लाई ऑफ मनी. लोन्स क्या है? डिमांड फॉर मनी.
ठीक है। अब आप मनी की सप्लाई करने को कब तैयार हो गए? सप्लाई के बदले क्या मिल रहा है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना अच्छा मिले आपको उतना सप्लाई करना चाहिए। लेकिन आपकी सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती, आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। जब मेरे अभी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मेरी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो मुझे आप कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, आई एम नॉट विलिंग टू सेव। सो इफ सेवर्स वांट टू हैव फिक्स रेगुलर इनकम, दे वांट टू सेव लेस इवन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दिस केस सेविंग टेंड टू फॉल, या उनका एक लेवल होता है कि हाँ इतनी सेविंग हम करेंगे ही, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चाहे ज्यादा हो। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स को देखेंगे, दे आर वेरी कैलकुलेटिव पीपल। तो वो एक फिक्स कर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे अपनी इनकम का 40% सेव करना ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो चाहे ना हो। और कुछ लोग होते हैं वो सेविंग करते ही नहीं है। तो सेविंग बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, उसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब देखो, तुमने देखा होगा मैंने अभी दो तरह के कर्व्स बनाए, ठीक है। एक कर्व था जिसमें हमारा ऑन द वेरी सेम कर्व थिंग्स वर मूविंग, ओके। और दूसरा कर्व था हमारा जिसमें पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो रहा था। तो जैसे अब आप इसमें देखो, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, तो हम इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो सप्लाई क्या हो रही है? एक्सपैंड। और एक सिचुएशन होती है जब प्राइस सेम है फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती जा रही है। प्राइस सेम है बट क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बढ़ गई। क्यों बढ़ रही? बट कैन बी द रीजन, उसको मैं भी आती। सेम प्राइस बट मेरी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। तो अगर मेरा प्राइस बढ़ के ओपी से ओपी वन पे गया और मेरी सप्लाई यहाँ शिफ्ट हो गई, तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, ये तो है एक्सपेंशन। और ये जो मूवमेंट है फ्रॉम ए टू सी, दिस इज माय इंक्रीज। तो इंक्रीज में पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो रहा है। एक्सपेंशन में आप एक ही कर्व पे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है। So in increase, what is happening at the very same price? Price is same. Your quantity supplied is rising. Why is it increasing? It is increasing maybe क्योंकि number of firms बढ़ गई हो, maybe क्योंकि technology improve हो गई हो, maybe क्योंकि price of other goods में decrease हो गया हो, maybe because cost decrease हो गई हो, maybe because taxes decrease हो गई हो, and maybe because subsidy increase हो गई हो. That means any factor other than price. Okay. Similarly, contraction and decrease. Now price is same but quantity supplied is decreasing. So it will shift leftward. This is so you can see सब price is same और हमारी quantity supplied कम होती जा रही है। तो हमारा जो सप्लाई का S1 पे था वो शिफ्ट होके S2 पे चला गया। यानी प्राइस 10 ही है बट हम 40 सप्लाई कर रहे थे, अब 20 सप्लाई कर रहे हैं। तो इट इज इंडिकेटिंग डिक्रीज इन सप्लाई। So let us see how do we distinguish in case we have a 4-mark question or otherwise. What is the difference between increase in supply and expansion in supply? So in this case, there is a rightward shift. You will not write only orally, you will draw a diagram. मैंने टेबल के बीच में डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन आप जो है कौन कौन से डायग्राम्स बना के आएंगे, आई विल शो यू। So you will draw this diagram and schedule. So your first point will be when quantity supplied rises with rise in price, it is called expansion. The first point will be definition. Second point, schedule. Third point, diagram.
Similarly, when quantity supplied increases, instead of rising word, you will say increases with factors other than price, due to factors other than price. We call it to be increase in supply. So this is the difference. I'm making changes here only so that you get to know what is to be changed. In diagram, you will show like this, that within in increase, supply curve shifts from S1 to S1. In schedule, you will keep price to be same and quantity supplied will keep on increasing. So this is how you will make schedule for increase. Okay, so I hope now you are clear on it. So in this case, there is a rightward shift. You will draw the diagram. Now, why does it happen? It happens because of improvement in technology, decrease in cost of production, decrease in price of related goods, maybe increase in taxes, decrease in taxes, increase in subsidies, and there is only one reason, price of commodity. So here we assume that price remain constant, and here we assume other factors remain constant. Okay, so you need, if it is for 6 marks, you need 6 points. If it is for 4 marks, you need 4 points. Similarly, difference between contraction and decrease. So when it is movement along a supply curve, it is called contraction. When the entire supply curve is shifting, it is called decrease. So it is due to factors other than price. It is due to price. Okay, so once again, you will make a schedule and a diagram. How will you make a schedule? For contraction, you will show like this, that when price was OP, quantity supplied was OQ. When price fell down to OP0, quantity supplied fell down to OQ0. Here it is my x-axis, it is my y-axis, here it is quantity, and here it is price. So this is my contraction. However, in case of decrease, my entire supply curve will shift from this to this, from S1 to S0, S. This is my quantity, this is my price. Similarly, you will make schedule. Here you will show that price is falling, and that's why supply is decreasing. So it is price, it is my supply, quantity supply. So my quantity supplied is becoming 80, 60. Here price is same, and still my supply is decreasing. Okay, so this is how you will distinguish. So I hope supply is very much clear to all of you. In next video, I will discuss price elasticity of supply. Thank you so much.